हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर के बारे में। nth ऑर्बिट का रेडियस हम लोग फाइंड किया था, जो कि आ रहा था कितना, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। ठीक है, हम लोग दो इक्वेशन यूज किए थे। आपको पिछले क्लास में मैं बताया था एम वी आर इक्वल टू होता है एन एच बाई 2 पाई। फिर से सुन लो, ये पहला इक्वेशन बताया था आपको, एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये दूसरा इक्वेशन होता है एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोगों ने आर निकाला था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 यूज करके एम वी इंटू आर के वैल्यू इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं। एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई से ये कट जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताओ। v इक्वल टू n से n कैंसिल और ये h से h कैंसिल। क्लियर। अब इसके बाद देखो vn जो आएगा, vn डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। vn जो आएगा ये इधर चला जाएगा 2 पाई और ये ZE भी उधर चला जाएगा, ZE स्क्वायर, m से m कैंसिल, ये ZE इधर चला गया, डिवाइडेड बाई n और h बचा है, डिवाइडेड बाई NH। क्लियर, डिवाइडेड बाई NH। तो ये हो गया Vn का आपका फॉर्मूला। किसका हो गया? Vn का फॉर्मूला। फिर से सुन लो एक बार और, चलो देख लो, एक बार और समझा देता हूँ। ये दो इक्वेशन हमारे पास पहले से ही आया हुआ था बोहर मॉडल के थ्रू। किसके मॉडल के थ्रू? बोहर मॉडल का मेन पॉइंट में मैं आपको ये समझाया था, दोनों पॉइंट, जिसमें आज पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर लिया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। क्लियर। इक्वेशन 1 के थ्रू हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करने वाले हैं, आर के वैल्यू पुट करने वाले हैं। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। क्लियर। तो इक्वेशन 1 में हम लोग आर के वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, एम वी इंटू आर क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अब एन से एन कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया 2 पाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई इधर चला जाएगा, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा और ये एन एच क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग ऑल constant values after putting all constant values constant value कौन कौन है, 2 पाई कांस्टेंट है, इसके अलावा e कांस्टेंट है, इसके अलावा यहाँ पे h कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। जब इसको वैल्यू पुट करोगे, ये पिछले क्लास में आपको बता चुका था, इसमें z और n क्या है, z और n वेरिएबल, z और n क्या है, वेरिएबल। जब सबके वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे Vn जो आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। जो काम का चीज़ है वो पढ़ लेंगे भाई, टाइम वेस्ट करके क्या फायदा है। तो देखो यहाँ पे जब 2 पाई और e की वैल्यू और h की वैल्यू जब पुट करोगे तो Vn की जो वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू जेड बाई एन आएगा। ठीक है, और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको याद रखना पड़ेगा, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये याद रखना पड़ेगा। वेलोसिटी जो इसमें हम लोग लेंगे, किस में लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड में लेंगे। फिर एक बार और सुन लो, इसमें जो वेलोसिटी है, सब जितने कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करने के बाद Vn जो आती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू जेड बाई एन, किसमें आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। किसमें आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्लियर। यहाँ पे Vn
समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम Vn कर सकते हैं, कितना है Vn जो है, Vn इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई एम। Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई एम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी जो कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है, Z और n वेरिएबल। क्लियर? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर n बढ़ेगा तो Vn क्या होगा, बढ़ेगा। अगर n बढ़ेगा तो सॉरी Vn क्या होगा, घटेगा। n बढ़ेगा तो Vn क्या होगा, घटेगा। क्लियर? अरे भाई ये रेसिप्रोकल है, ये अगर बढ़ेगा तो Vn क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आसान चीज है। अगर Z बढ़ेगा तो Vn क्या होगा बताओ, Vn ये भी बढ़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, एक और चीज बता देता हूँ आपको। चलो इधर देखता हूँ जगह है कि नहीं, लिख दूंगा, साइड में जगह की कमी है। तो चलिए ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ये जो है इसको मिटा के आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे देखो Vn जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, Z बाई एन। तो Vn1 डिवाइडेड बाई Vn2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1। ठीक है, ये भी फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन में। ठीक है, Vn1 डिवाइडेड बाई Vn2 दैट इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1। ये भी फॉर्मूला क्या होगा, यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि क्वेश्चंस में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि वेलोसिटी गिवन, अगर आप वेलोसिटी निकाल लोगे तो आपसे मोमेंटम पूछा जा सकता है। मोमेंटम, ठीक है, लिनियर मोमेंटम कितना होता है, m इंटू वी होता है। काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, कितनी होती है, हाफ mv²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से सुन लो, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक बार और ध्यान दीजिए। लिनियर आपको वेलोसिटी जब निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूले से, तो लिनियर मोमेंटम जो है कितना हो जाएगा सॉरी mv हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, क्लियर? तो ये फार्मूला और ये फार्मूला काम आने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए अभी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसके बाद हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एनर्जी अब समझने वाले हैं, तो दो चीज़ समझ गए, रेडियस कैसे निकालना है nth ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग वेलोसिटी की डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, एनर्जी। ठीक है, तो चलिए एनर्जी की भी डिस्कशन करते हैं। चलिए अभी देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्लियर? अब इसमें देखो सॉरी, इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट पोजेस टू एनर्जी। देखो कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट में हो सकता है, दूसरा ऑर्बिट में हो सकता है, nth ऑर्बिट में हो सकता है, कोई भी ऑर्बिट में हो, इलेक्ट्रॉन दो तरह का क्या करेगा, एनर्जी पोजेस करता है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता किसके वजह से है, इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके वजह से होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या, किसी भी पार्टिकल के मोशन के वजह से क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, लेकिन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन जो है nth ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। जो भी ऑर्बिट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि nth का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये क्या है, सेंटर मतलब न्यूक्लियस है, एक एटम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है कितने स्पीड से, v स्पीड से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ mv²। ठीक है, कितना होता है, हाफ mv²। क्लियर? और यहाँ पे ये होता है Ze का मतलब क्या है, ये हमें नहीं पता है कि कौन सा एटम है। तो Q इक्वल टू हो जाता है Ze। Q इक्वल टू क्या हो जाता है, Ze। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन होगा एटम तो Q कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। हीलियम एटम होगा तो Q कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। Q मतलब क्या, चार्ज। अगर वही मान लो कि लिथियम हो तो 3e हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हीलियम हो तो क्या हो जाएगा, 4e हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे बेसिक चीज है, ये तो समझना ही पड़ेगा आपको, बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर, ये भी मैं बता चुका हूँ, डिस्कस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एक बार आप मेरी बेसिक देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें मैं आपको बताया हुआ हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं बकायदे आपको क्या किया हूँ, प्रूफ करके भी दिखाया हूँ। तो ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए इसके बाद दूसरा एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके वजह से होता है, तो सॉरी, इट इज ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस। ये चार्ज सिस्टम की वजह से और रेडियस की वजह से क्या होता है, ये जो है एनर्जी पोजेज होता है। क्लियर, तो जैसे कि मान लो ये क्या है, एटम है, तो एटम है तो जाहिर सी बात है चार्ज कितनी होगी, जेड ही होगी। कुछ देर पहले भी समझाया था अभी। और इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, तो इसके बीच में क्या होंगे, पोटेंशियल एनर्जी होंगे, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसमें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं बताया था, माइनस Q1 Q2 बाई आर, माइनस यहाँ पे के होता है, क्या होता है, के होता है, लेकिन हम लोग के इसमें सीजीएस सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है, के इक्वल टू 1 किस में, सीजीएस सिस्टम में होता है। के इक्वल टू 1 क्या होता है, के इक्वल टू 1 फॉर सीजीएस सिस्टम। तो हम लोग इसमें क्या यूज कर रहे हैं, सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर हो जाएगी। क्लियर, तो चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारा निकल गया हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर, और दूसरा निकल गया पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी निकल गया हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी अभी मैं बता दिया कितना होगा, हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, क्योंकि देखो के जो हम लोग यूज किए हैं फॉर्मूले का, वो सीजीएस सिस्टम में 1 हो गया। ठीक है, इसीलिए माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, क्लियर। अब देखो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले हुए हैं हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी निकाले हुए हैं जेडी स्क्वायर बाई आर। अब घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर, माइनस हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, माइनस हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया और किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो टोटल एनर्जी जो है हम लोग अगर डायरेक्टली निकालें, काइनेटिक एनर्जी में अगर हम लोग टोटल एनर्जी को ऐड करें, सवाल सुन लो फिर से ध्यान से, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी को ऐड करें तो कितना होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी हम निकाले हुए कितना होता है, हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर, और टोटल एनर्जी कितना होता है, माइनस हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर। तो घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। 0 हो गया मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टोटल एनर्जी। समझ में आ गया, यहाँ पे देख भी सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है और टोटल एनर्जी किस में, निगेटिव में है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई बात भारी बात नहीं है। अब देखो एक और हम लोग काम करने वाले हैं सॉरी, खांसी देख रहे हो ना कितना खतरनाक हो रखा है। अब देखिए एक और हम लोग काम करने वाले हैं, अभी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग टोटल एनर्जी से भाग देने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी को क्या करने वाले हैं, टोटल एनर्जी से भाग देने वाले। तो पोटेंशियल एनर्जी है कितना, जेडी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी कितना है बताओ, माइनस हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर। तो जेडी स्क्वायर से जेडी स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं
टोटल एनर्जी जो है -1/2 ZT²/R है, और यहाँ पे क्या है -ZT²/R है। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग देख के भी बता सकते हैं, ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है 2, टोटल एनर्जी हो रही है 2 गुना किससे हो रही है, टोटल एनर्जी से 2 गुना हो रही है। तो हम लोग इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1:2:-1, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे भी सकता है, नीट और जेई में भी, जेई मेंस में भी दे सकता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए, पहला हम लोग यूज किए हैं काइनेटिक एनर्जी को 1 मान लिए हैं, मतलब एक रेशियो मान लिए हैं, 12 ZT²/R को हम लोग क्या मान लिए हैं, एक रेशियो मान लिए हैं 1। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गया, हाँ यहीं पे लिखा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो ध्यान दो, ZT² क्या है, R, क्या है ZT²/R, क्लियर। लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव में है, 2 गुना है निगेटिव में, ठीक। चलो, तो इसको 1:2 मान लिए हो, इसको 1:2 हम जब मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तभी तो 2 गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा। तो चलिए अभी देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन टर्म का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी टोटल एनर्जी हम लोगों ने निकाला था 12 ZT²/R, 12 ZT²/R। R में हम लोग यूज कर लेंगे RN। क्यों RN यूज करेंगे, क्योंकि nth टर्म का हम लोगों को क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे R जो होगा क्या हो जाएगा, RN हो जाएगा, ठीक है। अब RN का फॉर्मूला आपको मैं बताया हुआ था, कितना होता है बताओ, याद करो जल्दी, N² H² डिवाइडेड बाई 4π² mZe²। तो इसको पुट कर दो इसमें, En हो जाएगा आपका -12 ZE² डिवाइडेड बाई N² H² डिवाइडेड बाई 4π² mZe², ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे 2, ये जो है कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी कुछ कटने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ कटने वाला नहीं है। तो चलो देखो, कैलकुलेशन जब करोगे तो ये आ जाएगा -2 2π² और ये z जब इसमें गुना करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई N² H², ठीक है। ये आ गया 2π² Z² इंटू m डिवाइडेड बाई N² H²। ये क्या निकल गया, En निकल गया। इसको याद नहीं करना है आपको, ठीक है, जो काम का चीज है वो याद करेंगे। इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है, 2π, E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है और H ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, इसमें पुट करने के बाद जब वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो तब देखो इसमें n और z क्या है, वेरिएबल है, n और z क्या है, वेरिएबल। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल कांस्टेंट वैल्यूज आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, जब हम लोग जितने भी ये कांस्टेंट वैल्यू हैं इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, देखिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद En जो आने वाला है, En ये आपका आ जाएगा ध्यान दीजिए -13.6 Z² और किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 3 चीजें डिस्कशन कर लिए हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। चलो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ गया, ठीक है। एनर्जी जो है -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ गया। लेकिन इसको आपसे पूछ लिया जाए कि जूल में बताइए, तो कितना होगा बताओ। आपको बताया हुआ हूँ
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, 96 किलो जूल होता है पर मोल होता है, पर मोल, ठीक है। फिर से सुन लो, ये मैं बाकायदे इसको क्या किया हूँ, डिराइव भी किया हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो अब इसमें जब सब्सटीट्यूट करोगे तो जो En आएगा -13.6 इंटू अब इलेक्ट्रॉन के वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक बार देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो मिटा के, चलो बहुत अच्छा से दिख रहा है। अब देखो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे इलेक्ट्रॉन की तो कितना आ जाएगा, Z²/n² आ जाएगा। क्लियर। तो ये जब कैलकुलेशन आप करिएगा तो ये आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n², इसमें जूल, इसमें आ जाएगा जूल पर एटम। क्लियर। फिर से सुन लो एक बार और, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो ये आपका आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n जूल पर एटम। क्लियर। तो हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख लिए, फिर से सुन लो एक बार और। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख लिए। एक तो आयरन का फार्मूला, ठीक, उसके बाद Vn का फार्मूला, उसके बाद En का फार्मूला। ये तीनों आपको फार्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। आयरन का फार्मूला आपको बताया हुआ हूँ, आयरन का फार्मूला बता दिया हूँ, 0.529 इंटू n²/z, किसमें, एंगस्ट्रॉम, ठीक। Vn का फार्मूला अभी बताया था, कितना होता है बताओ जल्दी जल्दी, 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। En अभी निकाला हम -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर से सुन लो एक बार और, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार और बता देते हैं। Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। Vn जो है 2.18 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। En जो है -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर। तो ये तीन फार्मूला है, तीनों फार्मूला का आपको याद करना है। अगले क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, ये जितने भी फार्मूले हैं इस पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। अगले क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तीनों फार्मूले को, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। 15-20 क्वेश्चन देख लेंगे एक ही क्लास में, ताकि आपको कोई डाउट ये सब जो कॉन्सेप्ट है उसका नहीं रहे। तो डेरिवेशन तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तीनों डेरिवेशन बहुत आसानी से हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, बहुत कम समय में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आप लोग भी देख सकते हैं काफ़ी कम समय में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन, इस पर एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन लेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे काम भी है थोड़ा सा, अभी जाना है कहीं पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।